नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। 2 अक्टूबर दुनिया भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। लेकिन आज हम गांधी जयंती के अवसर पर उनके सिद्धांतों, उनके विचारों की आज समाज में क्या प्रासंगिकता है और खास तौर से युवा वर्ग के बीच गांधी की लोकप्रियता या गांधी के विचार, गांधी के सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू की जाए, चर्चा शुरू की जाए, आप सभी से अनुरोध कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करेंगे और जो इसमें विचार आपको सुनाई देंगे और जो विचार आपके मन में है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो इस चर्चा का प्रारंभ करूं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ जो 2 विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद हैं और जो इस चर्चा में शामिल हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सर, जो कि जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा सर के काफी जो सामाजिक कार्य हैं और सामाजिक गतिविधियां हैं वो हम सभी उनसे परिचित हैं और वो तमाम ऐसी गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्कज्ञान। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री आशीष त्रिपाठी जी और श्री आशीष त्रिपाठी जी दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है और अभी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, आपका भी स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुंदन कौशल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रवेश सर, आपसे ही सीधा सा सवाल है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप गांधी के विचार, उनके सिद्धांत, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, उनको कितना प्रासंगिक मानते हैं? आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में गांधी का जो चिंतन था या भारत का ही चिंतन जो है वही गांधी का भी चिंतन था। यानी कि भारत का जो मूल विचार था, उस मूल विचार को दुनिया से परिचित कराने के लिए बहुत से मनीषियों ने इस भारत भूमि पे जन्म लिया। उसमें गांधी भी एक थे, उसमें दीनदयाल भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे, उसमें डॉक्टर हेडगेवार भी थे, तमाम लोग थे। तो भारत की जो चिंतन दृष्टि थी, उस दृष्टि को लेकर के गांधी ने बात की। और इसलिए आज की परिस्थितियों में जब हम लॉकडाउन के पीरियड में चले गए, जब हमारे दुनिया में महामारी का संकट आ गया, ऐसी परिस्थितियों में तो भारत का चिंतन और जिसको गांधी ने बताया उसका महत्व तो और ज्यादा बढ़ गया है। इस पर मैं चर्चा करूं या आप चर्चा करें, आज इस पर दुनिया चर्चा कर रही है। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति ने अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, उसकी स्वच्छता रहनी चाहिए, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों की स्वच्छता की बात गांधी ने करी। आज आप देखेंगे कि पूरी महामारी के पीरियड में हम स्वच्छता और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, है ना। तो गांधी का तो महत्व आपको दिख ही रहा है और भारत की दृष्टि भी यही रही। भारत की दृष्टि में क्या था? भारत की दृष्टि में भी ये स्वच्छता का कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में संत गाड़के ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, जिसकी बात आज हम महामारी के दौर में हम कर रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले भारत की संस्कृति ने वो एक अहम संदेश जो था इस दुनिया को दिया था और जिसको बार बार परिचय कराने के लिए इस भारत की भूमि पे विभिन्न महापुरुषों ने जन्म लिया, जिसमें से गांधी भी थे। तो स्वच्छता का कॉन्सेप्ट इस महामारी में हमें ध्यान आ रहा है। और प्रासंगिकता और देखिए, इस पूरी संकट काल के अंदर इस देश को बचाने में कौन से लोग लगे थे? कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज इस देश के लिए, देश में जो लोगों की जरूरतें थी उनको पूरा नहीं कर रहा था।
छोटे जो उद्योग थे, छोटे जो कामगार थे, जो हमारे रेडी पटरी वाले लोग थे, हमारे गली में सब्जी बेचने वाले लोग थे, और जो माताएं बहनें घर में कुटीर उद्योगों में काम कर रही थी, वही सारा सेक्शन जो था इस पूरे के पूरे संकट काल के अंदर भारत के लोगों की सेवा कर रहा था। तो गांधी क्या कर रहे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कह रहे थे, अंबेडकर क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे ना कि भाई आपने बड़े इंडस्ट्री बनानी चाहिए। अंबेडकर का एक कोटेशन आता है ना, अंबेडकर कहते हैं कि मैं आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध नहीं करता, मैं आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन करता हूं, लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इस बड़े भारी उद्योगों को लगाने के लिए और जो कच्चा माल चाहिए वो कहां से आएगा? वो तो एग्रीकल्चर से आएगा। तो एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हैं उनके बारे में चिंता करनी, और फिर एग्रीकल्चर का रिफॉर्म कैसे हो इसके बारे में आपको एक रणनीति, नीति, नियम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के उद्योगों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। और उसी तरीके से गांधी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो और साथ साथ स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज है उनके अंदर सरकारों ने मदद करके, सरकारों ने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम है वो यही सेक्शन करता है, वो यही इंडस्ट्रीज करती है, यही छोटे छोटे कुटीर उद्योग करते हैं। तो आज के काल में अगर आपने प्रश्न किया कि गांधी की क्या प्रासंगिकता, तो महात्मा गांधी की प्रासंगिकता तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने आज से कितने वर्षों पहले ये बात कही थी कि भाई इस देश को छोटे छोटे उद्योगों को मदद करके उनको उभारने का काम करना चाहिए, जिसके बारे में पूरा का पूरा मॉडल जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, देशज प्रतिमान की बात करी, उसी की बात तो गांधी कर रहे थे, है ना? तो गांधी की प्रासंगिकता तो दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है। जी सर, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सा और सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दें, फिर हम आशीष सर के पास चलेंगे। तो हम गांधी की 151वीं जयंती मना रहे हैं, 150 से ऊपर उनको जन्म को हो गए हैं गांधी जी को, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी के विचार हमारे पास थे। आजादी के 70 साल हो गए और इन 70 सालों में गांधी के विचारों को मानने वाले और गांधी को फूल चढ़ाने वाले, गांधी को सम्मान देने वाले, सम्मान करने की बात करने वाले बहुत सारे राजनेता आए, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी रही। और मैं ये कहूं कि समस्याएं ज्यादा बढ़ी बजाय उसके कि उनका निराकरण हो। ऐसा क्यों हुआ सर? प्रवेश सर आप बताएं। देखिए, एक तो चीज मैं ये इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, गांधी के जो विचार थे, यानी जो भारत के विचार थे, उस विचार को आजादी के बाद माना किसने? जो गांधी के जो उनके मानने वाले अपने आप को कहते थे, उन्होंने तो उनके विचारों से बहुत परहेज किया, और गांधी के जीवित रहते रहते किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांधी जीवित जब थे तब भी उनके अनुयायियों ने उनकी बात नहीं मानी। जो अपने सरनेम में गांधी लग करके चलते हैं लोग, उन्होंने भी क्या उसको माना? क्या उसको नहीं माना? आप देखिए गांधी किस तरह की इकोनॉमी की बात कर रहे थे। वो तो एक ऐसे मॉडल की बात कर रहे थे जिस मॉडल के बारे में दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, जिस मॉडल के बारे में अंबेडकर कह रहे थे 38 के अंदर कह रहे थे, 29 में कह रहे थे, 1922 में 1922 में कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई, दीनदयाल जी ने कहा ना कि भारत के लिए उदारवाद और पूंजीवाद, ये जो पूंजीवाद है, उदारवाद है, मार्क्सवाद है, इस तरह के मॉडल जो आपने लिए हैं वो मॉडल बहुत कारगर सिद्ध नहीं होने वाले। भारत का अपना एक प्रतिमान है, भारत की अपनी एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था कहाँ है? वो गांव में। आप देखेंगे कि गांवों के अंदर शुरू से हर गांव का एक स्पेसिफिक वर्क होता था और उस कार्य के अंदर उनकी निपुणता होती थी, और उनका जितना वो माल बनाते थे उतना माल उनका बिक भी जाता था, और वो एक्सपोर्ट भी कर लेते थे और अपने घर में वो खपा भी लिया करते थे। एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर रही है जो प्राचीन समय में रही है। इसीलिए उस समय क्या थे, हम सोने की चिड़िया थे। तो गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी तो वही बात कह रहे हैं कि अगर आप आज देख रहे हैं कि
हम कह रहे हैं कि 13.5-14 करोड़ की आबादी जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गई, वो बेरोजगार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो छोटी इंडस्ट्रीज थी, छोटे जो काम थे, वो बंद हो गए। जब वो बंद हो गए, वो चीजें खत्म हो गई, एक जो विशेषज्ञता थी लोगों की वो खत्म होने लगी। गांवों का एक एक अपना प्रोडक्ट होता था, वो खत्म होने लगा, चीजें खत्म होने लगी। तो फिर वो लोगों का भार किस पे आया? बड़ी इंडस्ट्रीज पे आया, बड़ी इंडस्ट्री पे गए। आज जब महामारी का दौर आया, सब लॉकडाउन हुआ, वो इंडस्ट्री बंद हुई, वो सारे बेरोजगार हो गए। तो गांधी सोचिए आज से कितने 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, और उससे पहले भी अंबेडकर का पूरा चिंतन क्या कह रहा था। वो आज की परिस्थितियों आने वाली थी, शायद उस समय उनको अंदेशा था, और इसलिए वो बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप इसको माने। लेकिन हुआ क्या? जब पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम देखते हैं तो उसमें क्या कहा? उसमें ऊपर तो एग्रीकल्चर लगा दिया, लेकिन नीचे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही बढ़ाना शुरू किया ना। और तीसरे 5 ईयर प्लान के अंदर तो ये कह दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाइए आप। तो इस तरह से जो चीजें हुई हैं भारत के अंदर, वो उसने कहीं ना कहीं गांधी के विचारों की उपेक्षा की है। लेकिन आज जो सरकार है, वो सरकार बहुत सारी जो पॉलिसीज है, चाहे आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी हो, या जो स्वच्छता का जो अभियान हो, ये जो सारी जो चीजें हैं, या मुद्रा हो, है ना, ये सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो गांधी अंबेडकर बहुत पहले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत पहले कह रहे थे, कहीं ना कहीं उन विचारों को एक माला में गूंथने का काम इस वर्तमान सरकार ने तो किया है। उसको हम अगर बारीकी से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखेंगे कि कैसे इंटरप्रेन्योरशिप बननी चाहिए, जिसके बारे में 1918 में अंबेडकर कह रहे थे, है ना, कि इंटरप्रेन्योरशिप खड़े होने चाहिए, बड़े बड़े लोग खड़े होने चाहिए जिनको अपना अपना काम धंधा खोले। क्यों खोले? क्योंकि वो जो छोटा काम, छोटी इकाई बनेगी, वो अपने साथ 8-10 लोगों को नौकरी देगी। कहाँ के लोगों को? वो आस पड़ोस के लोगों को नौकरी देगी। तो उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो पलायन नहीं करेंगे तो जिनके पास थोड़ी बहुत खेती है, वो खेती में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन में, अपने बच्चों के वेलबींग के लिए काम अच्छे से कर पाएंगे, परिवार को अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। जो एक कुटुंब की व्यवस्था थी, वो कुटुंब की व्यवस्था भी तो टूटी ना। ये जो बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो कुटुंब की व्यवस्था भी टूटी। तो हमने क्या करा? कुटुंब, आज कुटुंब का मतलब क्या है? आप कभी विदेश जाएं तो उसमें कुटुंब का मतलब क्या है? उसमें कुटुंब का मतलब है माता, पिता, बच्चा। कुटुंब हमारी सभ्यता में क्या था? कुटुंब हमारे यहाँ सभ्यता में कुटुंब था, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, इतना बड़ा परिवार मिलाकर कुटुंब बनता था, क्योंकि सब एक जगह रहते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, बड़ी तेजी से बढ़ा, इसने छोटे उद्योगों को तो मार दिया, और मारने के बाद जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें थी उनको भी हिला दिया, है ना। और आज हम उसके कारण से भुगत रहे हैं। आज ये जो घटनाएं हो रही, हाथरस में घटना हो गई या कहीं घटना हो गई, क्यों हो रही है? क्या कारण है इसके पीछे? कारण इसके पीछे क्या है कि कहीं ना कहीं अब जो दादा है वो बैठ करके बच्चों को समझाता नहीं। मुझे याद है, मैंने अपने पिताजी के आगे अपने पूरे जीवन में बैठा नहीं कभी। तो हम इतना सम्मान, इतनी चीजें समझते थे, डर इतना होता था, आंख का और समाज का इतना डर होता था कि कभी गलत काम हो ही नहीं सकता था। आज सारी चीजें टूट गई। तो गांधी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की बात कर रहे थे। गांधी का स्वराज का कॉन्सेप्ट हमने क्या समझ लिया? गांधी स्वराज में क्या कहते हैं? आपने जोड़ा ना स्वराज। स्वराज में क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं स्वराज जो है वो कोई ये नहीं है कि अंग्रेज चले जाएंगे और स्वराज, आप यहाँ के लोगों का शासन हो जाएगा, स्वराज हो जाएगा। नहीं। क्या कहते हैं गांधी स्वराज के बारे में? वो कहते हैं स्वराज क्या है? स्वराज क्या है कि जब आप अपने जो जीवन है ना, अपनी जो चीजें हैं, अपने जो आचरण है, उसके अंदर भारतीयता को लेकर आते हैं। आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं स्वदेशी की बात कर रहा हूँ, स्वराज की बात कर रहा हूँ। कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं कर सकते आप जी। आप विदेशी कल्चर को ओढ़ रहे हैं जी सर। आज जब गांधी पर बात करने की बारी आई तो मैंने कुर्ते पजामे में बैठा ना आपके पास आकर, क्यों? गांधी पे बात करनी है मेरे को, मेरा स्वदेशी पना दिखना चाहिए जी, है ना। तो यानी कि हम अगर स्वराज के कॉन्सेप्ट की, गांधी की बात कर रहे हैं, तो गांधी, अभी कुर्ता पजामा क्या था? कुर्ता पजामा भी तो रोजगार का साधन था भाई। कौन काम कर रहा था? वो कॉटन कौन काट रहा था? वो गांव में लोग काट रहे थे।
वो सिलाई कौन जी। कर रहा था? दर्जी सिल रहा था। जी वो बटन बनाने वाला कौन था? छोटा व्यक्ति था। वो काज करने वाला कौन व्यक्ति था? छोटा व्यक्ति था। इस कपड़े में रंगाई करने वाला व्यक्ति कौन था? छोटा व्यक्ति था। आप समझ रहे हैं? एक चेन बाय चेन रोजगार जनरेट हो रहा था इस स्वराज के कॉन्सेप्ट के अंदर। आप समझ रहे हैं? इसलिए गांधी जी की उपेक्षा तो हुई है, उपेक्षा तो हुई है गांधी की, लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए। जी सरकार अब उस दिशा में बढ़ रही है। जी कुटीर उद्योगों को लेकर के बड़ा कई हजार करोड़ का पैसा दे रही है, मुद्रा दे रही है ना, स्वरोजगार खोलने के लिए तमाम सारी की सुविधाएं दी जा रही हैं। वो बहुत कारगर है और वो कहीं ना कहीं भारत के जो भारतीयता है, भारतीयता का, भारत का जो विचार है, उसकी जो चिंतन परंपरा है, उसको बढ़ा रही है। गांधी के चिंतन परंपरा को बढ़ा रही है। इसलिए गांधी का चिंतन कोई अलग चिंतन नहीं मेरे भाई, है ना। गांधी का चिंतन अलग चिंतन है, ना कोई गांधीवाद है। मैं नहीं मानता कोई गांधीवाद है। जी जी भारतीयता है, भारत का चिंतन है, वो देशज चिंतन है। बस उसी का अपने शब्दों में बोलने का काम गांधी ने किया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस विचार से कि गांधी ने आत्मनिर्भरता के जो सिद्धांत दिए उनकी किस तरीके से उपेक्षा हुई, लेकिन अब उस पर पुनर्विचार करने की कोशिश की जा रही है और काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रयास में सफल होंगे, क्योंकि जो गांधी ने कालजयी बातें कही हैं, कालजयी सत्य बातें कही हैं, उन पर आपको काम करना ही पड़ेगा। भले से आप उसको पहले उपेक्षित नजर से देखें, लेकिन जो सत्य है उसकी तरफ आपको लौटना ही पड़ेगा। सर आशीष सर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इतिहास पढ़ाते हैं, तो इसमें जिस तरीके से आज का युवा गांधी को देखता है, गांधी के विचारों को देखता है, आप अमूमन किसी युवा के पास जाइए तो गांधी के विचारों को ऐसा कहता है ये कोरी आदर्शवाद की बातें हैं, इसका यथार्थवाद से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आप युवाओं के पास जाइए तो तमाम अन्य बातें भी होती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक आप इतिहास के अध्यापक हैं, तो आप जब विद्यार्थियों से गांधी के बारे में जब बात करते हैं और गांधी के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, तो युवाओं का जो रोष होता है, खासतौर पर जब मैं भी एक युवा हूं और लोगों से जब बात करता हूं, तो गांधी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी बातें जो है यथार्थवादी हैं, नहीं है, आदर्शवादी हैं। तो उनके सिद्धांतों को युवा जिस तरीके से आलोचना करते रहते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आशीष सर। सबसे पहले तो मैं गांधी जी की इस 151वीं जयंती पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी से आज गांधी जी के जयंती के इस अवसर पे ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमें गांधी के विचारों को अपनाना चाहिए। हमें गांधी के विचारों को अपनाना चाहिए। इससे पहले हमें गांधी के कर्तृत्व को देखना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति की बात को सुनते हैं, तो हमें उसकी बात में, उसके विचार में, उसकी कल्पना में उतना विश्वास नहीं होता जब तक हम उसके जीवन को नहीं देखते। तो गांधी के विचारों को अध्ययन करने से पहले, गांधी के विचारों को समझने से पहले आपके गांधी के जीवन को देखना पड़ेगा। जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं, जिस बात को लेकर युवाओं में एक रोष रहता है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बात निश्चित रूप से सही है कि आज के युवाओं में यथार्थवाद को लेकर बहुत संशय रहता है कि जो जितने भी आदर्श व्यक्तित्व हैं, या जो लोग हम जिसकी बात करते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं या जो सामाजिक लोग हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में बहुत अंतर है। लेकिन गांधी के जब विचार को देखेंगे, जब आप गांधी के दर्शन को देखेंगे, तो मैं समझता हूं, मैं इतने आदर्शों को पढ़ता हूं, गांधी का जो व्यक्तित्व है उसमें व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई अंतर नहीं। गांधी के विचार में और गांधी के कार्य में कोई अंतर नहीं। इसके लिए आपको उनकी छोटी छोटी बातों को आकलन करना पड़ेगा, उनकी जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को देखना पड़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले गांधी जो थे, बहुत पढ़ने में बचपन में ब्राइट नहीं थे, लेकिन सतत वो पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई के लिए बाहर गए, अब्रॉड से फिर वापस आए, और वकालत के लिए वो अफ्रीका गए। किस काम के लिए गए? पेशे के लिए गए। लेकिन अफ्रीका में जाके उन्होंने वकालत ना करके, प्रोफेशनल काम ना करके, सामाजिक काम को प्राथमिकता दी।
और वो सामाजिक कार्य क्या था? भारत के जो गिरमिटिया मजदूर थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी ने केवल भाषण नहीं दिया, गांधी ने केवल ज्ञान की बात नहीं करी, गांधी ने धरातल पर उतर के लोगों की सहायता करी, गांधी ने धरातल पर उतर के विरोध किया। तो ये एक मूल बात देखते हैं। दूसरी बात आप देखते हैं, गांधी की विचारों की आज के परिप्रेक्ष्य में आप प्रासंगिकता की बात करते हैं। मैं तो ये समझता हूं, गांधी ने जब से इस अपने आप को समाज में स्थापित किया, गांधी की जब से पहचान समाज में बनी है, उस काल से लेके आज तक गांधी के विचार और गांधी का जीवन लोगों के लिए मिसाल है। क्योंकि आप जब अध्ययन करेंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों ने गांधी के विचार से प्रेरणा ली। मैं केवल आज की बात नहीं करता, मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका की क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मार्टिन लूथर किंग की। आप पढ़िए मार्टिन लूथर किंग के, वो कहते हैं कि मैं जो है सत्य को लेकर, जो सत्य के विचार को लेकर, मैं सत्याग्रह की संकल्पना को लेकर गांधी से प्रभावित हूं। आप पढ़िए अफ्रीका के क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला को, जिन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष लगातार जेल में बिताए। आप पढ़िए उनके जीवन को, गांधी के बारे में क्या कहते हैं। उनको दुनिया गांधीवादी विचारक के रूप में देखती है, उनको दुनिया गांधीवादी क्रांतिकारी के रूप में देखती है, और उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि मैं अपने कार्य को, मैं गांधी के विचारों से प्रभावित हूं। आप पढ़िए बांग्लादेश के इतिहास को। बांग्लादेश की जो प्रमुख हैं शेख हसीना, उनके पिताजी का नाम था मुजीबुर रहमान। शेख हसीना ने अपने मंचों से खुले तौर पर कहा कि मेरे पिता जो अपने देश के कल्याण के लिए, समाज के लिए जो उनका संघर्ष था, उन संघर्ष की प्रेरणा उनको गांधी के विचारों से मिली। आप पढ़िए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो जेपी हो चाहे वो अन्ना आंदोलन, तो केवल और केवल भारत नहीं, दुनिया के क्रांतिकारी, दुनिया के महान विचारकों को गांधी ने प्रभावित किया। और केवल विचारक नहीं है वो केवल और केवल उनका कार्य लेखन तक नहीं है, केवल और केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। उन लोगों ने गांधी के विचार से प्रभावित होकर धरातली स्तर पर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। गांधी के व्यक्तित्व की भी यही खास बात है। गांधी केवल विचार की बात नहीं करते, गांधी धरातल पर उतरकर परिवर्तन की बात करते हैं। तो हम इसलिए देखते हैं कि गांधी के विचारों में बहुत ज्यादा यथार्थ है, केवल और केवल कोई कल्पना नहीं है। इसलिए हम युवाओं को गांधी के जीवन से, उनके विचारों को पढ़ने के साथ साथ उनके जीवन को अध्ययन करना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं। गांधी का दुनिया गांधी को एक शांति के सबसे बड़े महापुरुष के रूप में देखती है। दुनिया गांधी को शांति के मसीहा के रूप में देखती है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। मैं इस बात को देखता हूं, मुझे लगता है गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप एक गुरु और शिष्य की परंपरा को देखेंगे, एक शिष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है। मैं कुछ दिन पहले अभी एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, शायर हैं, समीर, बहुत अच्छे गीत लिखे, उनको सुन रहा था। तो उन्होंने कुछ अपने जीवन का एक वाकया बताया कि वो उनको एक अवार्ड मिल रहा था और वो अवार्ड उनको मजरूल सुल्तानपुरी के हाथ से मिला। तो वो कह रहे थे कि मुझे जो अवार्ड मिला है ये मेरे लिए ऑस्कर से बढ़कर है, क्योंकि मैं जिसके बारे में कल्पना करता, जिनके बारे में मैं सोचता था, जिनसे सतत प्रेरणा लेते आ रहा था, उनसे मुझे तारीफ मिली है, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला है। तो गांधी के घटना का मैं एक अध्ययन कर रहा था, एक वाकया देख रहा था। गांधी जी के, आप सभी जानते हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1914 में गोखले ने गांधी को वापस भारत बुलाया। पुणे की एक सभा में गांधी के अफ्रीका के कार्य को देखते हुए, फिर उनकी भारत में सक्रियता को देखते हुए, एक पुणे के अंदर एक मीटिंग थी। उस सार्वजनिक सभा से गोपाल कृष्ण गोखले, जो मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने मंच से ये कहा कि ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी को व्यक्तिगत जानता हूँ। मुझे नहीं लगता महात्मा गांधी के जीवन की इससे बड़ी कोई उपलब्धि होगी जीवित रहते हुए। एक गुरु जो है, जिससे लगातार वो सीखते आ रहा है, जिससे लगातार वो प्रेरणा ले रहा है, वो गुरु ये बात कर रहा है कि मैं इस शिष्य को, मैं इस व्यक्ति को व्यक्तिगत जानता हूं, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। आप इस बात से गांधी के कार्यों का आकलन कर सकते हैं, आप इस घटना से गांधी के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये बात हमको देखनी चाहिए। इसलिए गांधी के सभी विचारों को आप पढ़िए। गांधी ने किस तरीके से कार्य किया। गांधी, जब आप देश को, आज आप देखिए, देश आजाद हुआ,
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, कांग्रेस के विभिन्न नेतागण, दूसरे दलों के विभिन्न नेतागण, आप उनको देखिए, वो लोग आजादी में अपना अपना हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन गांधी कहाँ है उस समय? आप देखिए गांधी कहाँ है उस समय? गांधी उस समय बंगाल के अंदर नोआखली दंगों में है। वो हिंदू और मुस्लिम के बीच जा जाकर उनको समझा रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच के वैमनस्य को समाप्त कर रहे हैं। गांधी उस समय सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, गांधी उस समय व्रत पर बैठे हुए हैं, गांधी उस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो गांधी का जो विचार है वो विचार बहुत सर्वोच्च है, उस विचार को केवल और केवल समझा नहीं तो सर छोटा सा सवाल है, जैसे आप कई लोगों के नाम लिए, विदेशी मुल्क के लोगों के, जैसे आप नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं, मार्टिन लूथर की बात कर रहे हैं, या सामान्य लोग विदेश में गांधी के विचारों से प्रभावित हैं, तो सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि दुनिया भर में जैसे गांधी को, भारत के अलावा दुनिया भर में जो गांधी को सम्मान मिला, हम ये अभी जानते हैं कि अमेरिका में जो दंगे हुए, नस्ल भेदी जो विवाद हुआ, हिंसा हुई, उसमें गांधी की प्रतिमा तक को नहीं छोड़ा गया। और जब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन लोगों ने गांधी की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा और अहिंसा की मूर्ति को गिरा दिया, इस बात से हमें पता चलता है कि विदेशों में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता कितनी है, उनके सिद्धांत वहां पर कितने प्रासंगिक है। लेकिन भारत में ही उनके सिद्धांतों की सर्वाधिक आलोचना की जाती है। और हम ये कहें कि अगर भारत में कोई आधुनिक 20वीं शताब्दी में कोई ऐसे दार्शनिक जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा उनकी ही आलोचना होती है, तो वो एकमात्र गांधी ही होंगे। तो ऐसा क्यों है? आप संक्षेप में जवाब दें, उसके बाद हम कुंदन का प्रश्न लेकर डॉक्टर प्रवेश वर्मा सर के पास चलें। संक्षेप में जवाब दें। बात कहता हूं, आपने जो आलोचना की बात कही, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ आलोचनात्मक मूल्यांकन कोई खराब बात नहीं है। किसी का भी आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, आप व्यक्ति के विचार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमारे यहाँ ये परंपरा है। और अब जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में भी सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन हम किसी व्यक्ति के बहुत अधिक व्यक्तिगत जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या उस पर लांछन लगाते हैं, या उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ये जो बात है वो बात ठीक नहीं, ये बात जायज बात नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का आलोचनात्मक मूल्यांकन हो सकता है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो कोई और लोग हों। लेकिन हम खास तौर से मैं युवा वर्ग के लिए कहना चाहता हूं, तो युवा वर्ग जब व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है, तो ये व्यक्तिगत टिप्पणियां ठीक नहीं है, ये समाज के लिए सही दिशा नहीं है, और इससे समाज को एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। दूसरी बात जो आपने कही, गांधी के विचार जो हैं वो दुनिया मानती है, भारत में क्यों नहीं मानते, तो ऐसा इस बात से भी मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। आप आजादी के बाद का भारत देखें, आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को देखें, गांधी की विरासत किसने संभाली? गांधी के उत्तराधिकारी कौन है? गांधी के उत्तराधिकारी उस समय हैं आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे ने आजादी के बाद देश के अंदर एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाया। वो सामाजिक आंदोलन कौन सा है? आप सभी जानते हैं, वो भूदान आंदोलन है। और भूदान आंदोलन, गांधी जी ने अपने जीवित रहते हुए भी कहा कि मेरी विरासत जो है विनोबा भावे देखेंगे। तो विनोबा भावे ने उस रास्ते पर कार्य किया, गांधी के विचारों पर कार्य किया। गांधी के वो वास्तविक अनुयायी थे, और उन्होंने देखा आजादी के बाद जब लोग सत्ता की तरफ देख रहे हैं, जब लोग विकास की तरफ देख रहे हैं, लोग दूसरे लाभ की तरफ देख रहे हैं, उस समय आचार्य विनोबा भावे, गांधी का तैयार किया हुआ एक बच्चा, गांधी का तैयार किया हुआ एक अनुयायी, वो कहाँ है? वो समाज की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए पैदल यात्राएं कर रहा है, और उन्होंने पूरे देश में पैदल यात्राएं की। आप यकीन मानिए, बहुत बड़े बड़े भूमि जमींदारों ने, बहुत बड़े बड़े राजाओं ने गांधी के विचारों से सहमत होकर और आचार्य विनोबा भावे की बात को मानकर अपनी सैकड़ों और हजारों एकड़ भूमि दान में कर दी। उसके पीछे और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ये वैचारिक आंदोलन था, और इस आंदोलन में कोई भी हिंसा नहीं हुई। तो ये आप देखते हैं। इसके बाद गांधी का आजादी के बाद पहला जो सामाजिक आंदोलन है वो भूदान आंदोलन है, और बहुत ही भावनात्मक आंदोलन है। इसके बाद आप जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को देखिए, संपूर्ण क्रांति को। गांधी के विरासत किसने संभाली? गांधी की विरासत संभाली जयप्रकाश नारायण ने। गांधी की विरासत के एक हिस्सा जयप्रकाश नारायण के पास भी गया। आपको शायद ना पता हो,
गांधी की अस्थियों का विसर्जन जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभावती देवी ने किया, क्योंकि उनकी जिस समय जयप्रकाश नारायण अमेरिका यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए गए थे, उस समय उनकी पत्नी प्रभावती देवी गांधी के आश्रम में रहती थी और गांधी उनको अपना बेटी मानते थे। गांधी प्रभावती देवी को बेटी और जयप्रकाश नारायण को दामाद मानते थे। तो गांधी के ही मूल्यों पर, गांधी के विचारों पर ही, गांधी की संकल्पना पे ही एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जो पूरी तरीके से अहिंसा पे आधारित था, सत्याग्रह पे आधारित था। तो वो भी हुआ। उसके बाद आज के युग में अगर देखेंगे, इस दशक में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, मैं भी अन्ना। तो अन्ना क्या है? अन्ना गांधी की एक अनुयायी है। अन्ना गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति है। तो जब जब देश किसी मुसीबत से गुजरा है, जब जब देश में कोई ना कोई विपत्ति आई, जब जब देश विपत्तियों से घिरा है, जब जब देश समस्याओं से घिरा है, तब तक देश को गांधी के विचारों से सहमत होना पड़ा, तब तक देश को गांधी के विचारों से सरोकार रखना पड़ा है। जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब मैं कुंदन, आप सर से सर, प्रवेश सर से मेरा प्रश्न से पहले मैं सभी दर्शकों को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रसर करता हूं। प्रवेश सर, आपसे प्रश्न मेरा बहुत संक्षेप में है और मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न से आप हम जैसे युवाओं को और हमारी पीढ़ी को थोड़ा सा राह प्रदर्शित करें और पथ कुछ हमें बताएं कि किस तरीके से वापस गांधी को उन किताबों से, उन पोस्टर्स से, एल्बम से और अक्षरों से वापस उभार कर अपनी लाइफ में उतारा जा सकता है। हम जैसा कि सब जान रहे हैं, वो गांधी का जो जन्म दशक था 1860 के दशक में, हमने सिर्फ गांधी नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में, 63 में हमने विवेकानंद और 69 में हमने गांधी को पाया। तो ये भारत उस समय के समय का बहुत ही गौरवान्वित भारत था जो उसी दशक में 3 ऐसी महानुभूतियों को पाया जो आज तक अमर हैं। तो सर, ऐसे स्थिति में जैसा कि हमारे मॉडरेटर दिग्विजय ने भी बोला कि टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में और लेसेस्टर यूके में उनकी प्रतिमा, मूर्ति गिराई गई, ये एक राजनीतिक एजेंडा या हथकंडा हो सकता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है जैसा दिग्विजय ने बोला भी कि भारत से ज्यादा, भारत के बाहर गांधी को ज्यादा पढ़ा जाता है, जर्मनी में या यूके में या यूएस में। उनकी उतनी वहां पे उनकी वो विशालता है, उतनी वहां पे उनकी अभी तक प्रासंगिकता है। तो उस चीज को हम भारत में अभी तक कंटेक्चुअलाइज या संदर्भित रूप में क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम वापस उनको कैसे फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, जबकि हमें पूरा मौका मिला। ये 6 माह सबके लिए लॉकडाउन था और ये भी सर ने, आशीष सर ने बताया, जो उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला को तो हर लोग जान रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा, 27 वर्ष जेल में रहे। तो उन्होंने तो कहा ही था कि आपको जब एकांतवास मिलता है तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आप अपने आप को उभार सकते हो। हमें तो 6 महीने का एकांतवास मिला, सब लोग अपने अपने जगह पे आइसोलेटेड थे, क्वारंटाइन थे, बंद थे, फिर भी हम उस चीज को वापस नहीं ला पा रहे हैं। क्यों हो रहा है? मुझे लगता है पता नहीं, समझ में नहीं आ रही विषय सारे आपको। गांधी को दुनिया के देशों ने माना है, वो ठीक है, मानना भी चाहिए, और भारत को दुनिया के देशों ने माना भी है, पर ऐसा नहीं कि भारत में नहीं माना है गांधी को। भारत में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा। गांधी का इम्पोर्टेंस भारत में जनमानस के भीतर में हमेशा से रहा है। आज देखिए सर, हमारी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रहा है। विनोबा भावे नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ। विनोबा भावे ही नहीं, अपने नानाजी देशमुख थे। नानाजी देशमुख का नाम आशीष जी ने नहीं लिया। नानाजी देशमुख ने पूरा जीवन उन गांधीयन प्रिंसिपल्स पे जिया, और जो पूरा कॉन्सेप्ट उनका, आप उसको देखने लायक है। चित्रकूट जाकर देख के सर्वोदय मूवमेंट को आगे बढ़ाया उन्होंने। हाँ, देख करके आइए आप उसको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आज उसको हमें ध्यान करना पड़ रहा है। जी चित्रकूट उसके अलावा उसके अलावा आरएसएस के उत्तर प्रदेश में जो पहले प्रचारक थे, पूरा जीवन गांधी को लेकर के उन्होंने जिया। आजकल संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने उनके नाम पे हॉस्पिटल, वो बहुत बड़ा एक आश्रम बनाया गया है। तो ऐसे भाव साहब देवरस थे, वो सब लोगों ने अपने पूरे जीवन को गांधीयन प्रिंसिपल पे लगाया। इसलिए ऐसा नहीं है
कि गांधी का इंपॉर्टेंस भारत में नहीं रहा। और हमारी जो युवा है, आज आप देखिए कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं इस देश के अंदर ना, धर्म की डाइवर्सिटीज है, जातियों की है, भाषा की है, खाने की, सब, लेकिन फिर भी हम सब एक होकर रहते हैं ना। वो क्या है? वो वही तो एक तत्व है ना, जिस तत्व के बारे में गांधी ने भी बात करी, जिस तत्व के बारे में हमारे भारत के चिंतन ने बात करी। अगर इतनी डाइवर्सिटीज दुनिया के किसी और देश में होती ना, तो रोज संघर्ष होता, रोज लड़ाई होती। लेकिन हमारे देश में क्यों नहीं हो रही? हमारे देश में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे यहाँ विचार महत्वपूर्ण है। भारत का जो वेदांत चिंतन है, जिसके बारे में विवेकानंद ने जाकर के शिकागो में कहा, वो जो वेदांत चिंतन था, उस वेदांत चिंतन ने मुझे और आपको, हम सबको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। उस कनेक्ट करने के कारण से हम कभी भी गांधी को विस्मृत नहीं कर सकते। गांधी को विस्मरण करने का मतलब है भारत की दृष्टि को विस्मृत कर लेना। और भारत की दृष्टि से हम डिस्कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसने बहुत ज्यादा भार नहीं लेना अपने ऊपर कि नहीं गांधी बात तो ऐसा है वैसे नहीं। हम जो जीवन में कर रहे हैं उसको करते हुए ये देखें कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। जब हम सही और गलत का फर्क देखना शुरू कर देते हैं, तब हम सत्य के करीब पहुंच जाते हैं, तब हम सही के करीब पहुंच जाते हैं, तब हम उस तत्व के करीब पहुंच जाते हैं। तत्व की बात भारत के चिंतन में करी गई है, उसी तत्व की बात तो गांधी ने भी करी है ना। वो गांधी का चिंतन तो यही तो है, वही तत्व तक तो ले जाने की बात कर रहा है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि हम सब एक हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एकम सत विपरा बहुधा वदंती, हम श्लोक बोलते हैं ना। वो गांधी के चिंतन में तो हमें दिखता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। वो राम क्या है? भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने राम के चरित्र को पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं इसके बारे में, क्यों पढ़ना चाहिए? प्रभु राम ने अपने पूरे जीवन में हर पल एक संदेश ही दिया है, और इसलिए गांधी ने राम की बात की। और मैंने एक लेख लिखा था कि भारत की अस्मिता के प्रतिबिंब है प्रभु राम। यानी भारत, अगर आपको सरलता में समझना है ना, गांधी को सरलता में समझना है ना, तो आप राम को समझ लीजिए। राम समझ में आ जाएगा तो भारत समझ में आ जाएगा, और गांधी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी ने बहुत अपने ऊपर लोड नहीं लेना दिमाग पे कि बहुत सारी किताब नहीं। जो हम जीवन में कर रहे हैं ना, अगर हम सबके साथ सौहार्द बन करके चल रहे हैं, हम किसी के साथ कोई भेद नहीं कर रहे समाज के, तो हम तो अपने आप ही गांधी के कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। यदि हम कह रहे हैं कि हम सब एक है ना, जब हम कह रहे हैं कि सर्वे भवति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्ते दुख भाग भवेत्, जब हम इस श्लोक को बार बार अपने प्रातः संस्मरण में लेके आ रहे हैं, उसको वंदनीय मान रहे हैं, तो फिर हम गांधी को भी मान रहे हैं, हम भारत के भाव को भी मान रहे हैं, और हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि गांधी जी ने संदेश दिया दुनिया को, नहीं, भारत तो हमेशा से संदेश देता है दुनिया को, है ना। जब भी दुनिया में किसी कोई समस्या पैदा हुई, तो दुनिया के देश और भारत के मनीषियों ने उसका हल बताया है। इसके सैकड़ों प्रमाण हैं, सैकड़ों प्रमाण। गांधी से पहले महात्मा बुद्ध जाकर के दुनिया को जागृत करके आए। आपको पता है, दुनिया में क्रिश्चियनिटी के बाद, इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर अगर किसी का प्रचार है तो बुद्धिज्म का है। बुद्ध मत को मानने वाले लोग जी। क्या है वो? कौन है जी? वो इसी हिंदुत्व का हिस्सा है जिसके बारे में महात्मा बुद्ध ने बात करी। तो हम तो तब भी जाकर के इस दुनिया का जागरण करके आए थे। वही बात गांधी ने भी करी, वही बात जी ने भी करी, पंडित दीनदयाल जी ने भी करी। और इसलिए हम सारे युवाओं ने अपने जीवन के अंदर
स्वदेशी को, स्वराज को और देशज विचार का, देशज चिंतन को आत्मसात करना ही पड़ेगा। जी और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने शुरू में दिया, मेरे से पूछा ना दिग्विजय जी ने, शुरू में मैंने कहा कि आप देखिए इस पूरे महामारी के पीरियड में कौन सा विचार लेकर के खड़ा था दुनिया, तो गांधी का विचार लेके दुनिया खड़ी थी, भारत के विचार को लेके दुनिया खड़ी थी, है ना। तो एक ही विचार था, वो भारत का विचार था जिसने सबको कनेक्ट किया, सबको एक साथ लेकर के कहा नहीं साथ साथ चलिए, है ना। संगच्छत्वं संवदित्वं संभो मनासि जानतम देवा पूर्वम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम कह रहे हैं ना उसको, हम यही तो कह रहे हैं जी। तो ये जो साथ साथ चलने की जो संकल्पना है ये गांधी के विचारों में मिल रही है। इसलिए हम सबने, जब हम गांधी जी की 191वीं जयंती पर उनको हम याद कर रहे हैं, तो हम उनके उन विचारों को भी याद करें और उन विचारों को याद करते हुए भारत के उस वेदांत चिंतन पर भी ध्यान दें जिसको सरलता से गांधी ने समझाया है ना। संस्कृत में था, उसको सरलता समझाने का काम गांधी ने किया और उसको हम आसान भाषा में समझें और आपस में सब मिलजुल करके रहें, सौहार्द के साथ रहें, तो फिर हम दुनिया के सिरमौर तो हैं ही है ना। ठीक है, बिल्कुल आप सबने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके आभारी हैं। आशीष जी ने बहुत बढ़िया बोला। इस चर्चा के अंत में अगर आशीष सर छोटा सा 2 लाइन आप कुछ कहें, उसके बाद हम इस चर्चा का समापन करेंगे। बस मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को गांधी से एक सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए कि गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई अंतर नहीं था। आज लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व में बहुत अंतर है। बात कुछ करते हैं लेकिन उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारते। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप खुद बनो। तो ये एक गांधी के जीवन का बहुत अच्छा संदेश है। अभी प्रवेश भैया ने बहुत अच्छी एक बात कही कि गांधी का जो विचार है वो सनातनी विचार है। वो विचार, उस विचार का प्रवाह देश के सभी मनुष्यों में है। लेकिन गांधी के साथ सबसे खूबसूरत बात क्या है, गांधी ने उस विचार को जी कर दिखाया। केवल उस विचार को अपनी बातों से नहीं प्रस्तुत किया, उस विचार को अपने जीवन में उतार कर उदाहरण स्वरूप दिखाया। तो ये गांधी के जीवन की व्यक्तित्व की बहुत खूबसूरत बात है। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं विकास की या गांधी के विचारों की प्रासंगिकता की, तो उसमें सबसे पहले हमें गांधी के मानकों को देखना होगा, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में पैरामीटर्स। गांधी के विकास के मानक क्या हैं? गांधी के शिक्षित होने के मानक क्या हैं? गांधी के चरित्रवान होने के मानक क्या हैं? गांधी के स्वतंत्रता के मानक क्या हैं? अभी आपने हाथरस की घटना देखी, बलरामपुर की घटना देखी, जयपुर में एक घटना घटी, पूरे देश के अंदर ये जो बहुत घृणित कुकृत्य हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए एक बात कही थी, वो लोग भूल गए। हमें उस बात को आज याद करने का अवसर है क्योंकि देश इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। गांधी ने कहा था, मैं देश को स्वतंत्र उस दिन मानूंगा जब देश की महिलाएं अर्धरात्रि में निडर होकर सड़कों पर चलने लगेंगी। क्या आज ये संभव है? आज ये संभव नहीं है। क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर पाए हैं जहां पर ये संभव हो? नहीं है। इसलिए आज भी गांधी के विचार प्रासंगिक हैं और हमें उन विचारों को धरातली स्तर पर उतारने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये समाज को नहीं, समाज हमसे है। मैं हूं, आप हैं और हमारे जैसे तमाम लोग मिलकर समाज को बनाते हैं। तो जब ये परिवर्तन मेरे अंदर आएगा, जब ये परिवर्तन आपके अंदर आएगा, हमारे समूह के अंदर आ जाए, तो समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी आग्रह के साथ मैं आपको और आयोजकों को, हमारे अग्रज प्रवेश भैया को, सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ। जी सर, तो गांधी के विचार सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि सरल जीवन कैसे जिया जाए। आज की भागम भाग और आधुनिक जीवन शैली में सरल और मधुर कैसे बना जाए, सबसे कठिन यही है।
और आप जैसे मार्गदर्शक हैं, और उसकी वजह से कुछ विद्यार्थी हम जैसे लोग इसमें प्रयास करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आप दोनों व्यक्तियों ने बहुत ही बिजी शेड्यूल के बीच समय निकाला, तर्कज्ञान को अपना समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कुंदन, कुछ वक्त कहना है, उसके बाद आप अपनी बात कहें और फिर चर्चा का समापन करें। बस अंत में यही निष्कर्षतः प्रवेश सर और आशीष सर, दोनों, आशीष सर तो हमारे जनरेशन से काफी कंटेम्प्ररी हैं, तो काफी समकालीन भी हैं, संदेश सीधा पहुंचेगा। और प्रवेश सर की बातों को अगर बहुत लघु संक्षेप में अगर हम एक निष्कर्ष दें, तो भारतीय मूल्यों पर ही आज हम कोरोना संकट से, और सिर्फ हम नहीं, पूरा विश्व, हमारा आयुर्वेद, उससे बना हुआ काढ़ा और उससे जो बचाया जा रहा कोरोना विरोधी चीजें, और गांधी की मूल्यों पर और अपना सफाई और स्वच्छता को लेके हम आज भी काफी प्रासंगिक हैं। और बिल्कुल हमेशा से हमने दुनिया को हमेशा कुछ ना कुछ पथ प्रदर्शित किया है और आज आगे भी करते रहेंगे। जिम्मेदारी हम युवाओं पर है, और इसके लिए आशीष सर ने भी हमें काफी अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हमें कथनी और करनी में, जिसको वो बार बार कर्ता और वक्तव्य से कह रहे थे, तो कथनी और करनी में हमें भेद नहीं करना होगा, हमें एक्ट भी वही करना होगा जो हम बोलते हैं या जो हम दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, काफी हम आभारी रहेंगे आपके इस समय के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद 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 जी।